आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन 1 जिस पे दिया गया है डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस इस पे मैं वही बता रहा हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार तो रेगुलेशंस जो चालू हुए हैं ये कब लागू लागू हुए हैं है ये कब एक्चुअली इनका इन्फोर्समेंट हुआ है। ठीक है, इनका तो इन्फोर्समेंट हुआ है रेगुलेशन का 27 नवंबर 2017। ठीक है, 27 नवंबर याद रखना है। ठीक है, इन्फोर्समेंट कब हुआ है रेगुलेशंस का? 27 नवंबर को। और दूसरी चीज़ पे ये याद रखना है कि ये कौन से जीएसआर के अंतर्गत हुआ है। तो इसका जीएसआर है 1449 ब्रैकेट में ई। ठीक है, 1449 ब्रैकेट में ई। इस गैजेट के अंदर रेगुलेशंस को निकाला गया था। ठीक है, अब ये हो गया रेगुलेशन वन में सिर्फ ये दिया गया था कि कब कब निकला है और किस गैजेट के अंदर निकला हुआ है। ठीक है, अब रेगुलेशन 2 में आ जाओ। रेगुलेशन 2 में क्या दिया हुआ है डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस अब बहुत इंपॉर्टेंस है और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एबंडेंट वर्किंग, डिसकंटिन्यू वर्किंग और डिसयूज वर्किंग। ठीक है, ये तीनों अलग अलग होती है। और एक वर्किंग और वर्किंग प्लेस। ठीक है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ तो ओके, तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि अबंडेंट अब वर्किंग और डिसयूज वर्किंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मन में आता है एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या क्या होता है कि एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल, ऐसे मन में कौन सीक्वेंस यही आएगा, एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल। तो डिसयूज, ठीक है, यूज डिसयूज है एक्सेसिबल, और इनएक्सेसिबल कौन है डिसकंटिन्यूड। ठीक है, डिसयूज डिस में यू है, मतलब जो बाद में आता है, यू बाद में आता है मगर यहाँ पहले आ गया। ठीक है, और कंटिन्यूस में जो सी है, जो जो कि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, वो यहाँ पर बाद में आता है। ठीक है, तो एक्सेसिबल कौन है? डिसयूज है। और इनएक्सेसिबल क्या है? डिसकंटिन्यूड है। ठीक है, डिसयूज का मतलब ये अभी यूज़ करने लायक है मगर इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वर्ड डिसयूज का वर्ड मीनिंग ही ये आ रहा है कि यूज़ करने लायक है पर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही डिसकंटिन्यू का वर्ड में मीनिंग आ रहा है कि कंटिन्यू, बस हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे। तो इसका मतलब बाकी चीज़ भी मतलब ये निकलता है कि डिसकंटिन्यू पे एक रीज़न के कारण हमने उसको छोड़ दिया है डिसकंटिन्यू, पर फिर से काम किया जा सकता है मगर इनएक्सेसिबल है फ़िलहाल तो। ठीक है, इनएक्सेसिबल हो गया है या फिर हमने इनएक्सेसिबल कर दिया है, रेंडर्ड इनएक्सेसिबल। डिसयूज्ड वर्किंग पे ऐसा है कि हमने इसको टेम्परेरी क्लोज किया। ठीक है, टेम्परेरी क्लोज किस पे किया है? डिसयूज्ड वर्किंग में। डिसयूज वर्किंग में हमने टेम्परेरी क्लोज किया। ठीक है, डिसयूज और अनयूज्ड सेम है। ठीक है, डिसयूज और अनयूज्ड सेम है। अब आ जाता है अगले डेफिनेशंस पे। अगली डेफिनेशन है वर्किंग। वर्किंग एक्सकेवेशन इन सर्च ऑफ ऑब्टेनिंग ए कोल। ठीक है, ये देखो। ठीक है, एक्सकेवेशन इन सर्च या फिर ऑब्टेनिंग ऑफ कोल। ठीक है, वर्किंग प्लेस क्या होती है? एनी प्लेस हैज़ लॉफुल एक्सेस। ठीक है, एनी पर्सन हैज़ लॉफुल एक्सेस। कोई भी पर्सन जहाँ पर जाने का लॉफुल एक्सेस है उसको बोलेंगे वर्किंग प्लेस। ठीक है, अब आगे जाओ। अबेंडोड माइन मिथेन। ठीक है, अबेंडोड माइन मिथेन और कोल माइन मिथेन, ये दो सिमिलर है और इन दोनों की डेफिनेशन दी है। और दोनों ही डेफिनेशन में पहली बात क्या 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 गई है? अबंडेंट माइन मीथेन और कोल माइन मीथेन, ये दोनों ही क्या है? पहली बात तो नेचुरल गैस है। ठीक है, और अबंडेंट माइन मीथेन जैसे जैसे कि बताया गया है, तो ये अबंडेंट कोल माइन से निकलती है। और कोल माइन मीथेन मतलब एक वर्किंग कोल माइन से मिलती है, मतलब कोल माइन से मिलती है। ठीक है, अप्रूव्ड फ्लेम, सॉरी, अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प, ऐसा कर एक टर्म दिया गया है। ये सब टर्म बताता है
कि और ये आल्सो सो नोज एज सेफ्टी लैम्प, ठीक है। अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प आल्सो नोन एज सेफ्टी लैम्प, ठीक है। जो अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च जो है और या फिर जिसको इलेक्ट्रिक टॉर्च, ये भी अप्रूव सेफ्टी लैम्प लैम्प के अंतर्गत ही कहलाएगा, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, अप्रूव सेफ्टी लैम्प या फिर उसको सेफ्टी लैम्प भी बोल सकते हैं, और ये इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिक टॉर्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सिंपली इलेक्ट्रिक टॉर्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये दोनों ही क्या होना चाहिए कि अप्रूव फर्म और अप्रूव टाइप के होना चाहिए, है अप्रूव किसके द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है। और ये अप्रूवल जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, बैक कर दीजिए हमारा, ठीक है। अब आ जाओ असिस्टेंट मैनेजर की डेफिनेशन पर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर कौन है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर है एक ऐसा सर्टिफिकेट होल्डर जिसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट है। असिस्टेंट मैनेजर कौन है, जो मैनेजर का सर्टिफिकेट होल्डर है और अपॉइंटेड बाय है, कौन है, ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर, ठीक है। वो और है, ठीक है। टू असिस्ट मैनेजर, और असिस्ट किस में, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन और डायरेक्शन, ठीक है। MCSD या फिर DGMS से याद करते हो तो DCMS, ठीक है। और सुपीरियर तो है ओवरमैन एंड सरदार के, ठीक है। और ऑक्सिलरी फैन का डेफिनेशन दिया गया है कि जो ऑक्सिलरी फैन है वो या तो फोर्सिंग पे फैन भी हो सकता है और एग्जॉस्ट फैन भी हो सकता है। वैसे तो हमें मतलब यही लगता है कि जो ऑक्सिलरी फैन है वो एग्जॉस्ट, सॉरी, फोर्सिंग फैन ही होगा। बट यहाँ पर ऑक्सिलरी फैन को एग्जॉस्ट फैन भी कहा गया है। फोर्सिंग फैन एक फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन दोनों ही ऑक्सिलरी फैन के अंदर कहलाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होगा, ये वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में यूज़ होगा, ठीक है। कहाँ यूज़ होगा, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में पे यूज़ होगा, और किस लिए यूज़ होगा, ठीक है। किस लिए यूज़ होगा, फॉर फॉर वेंटिलेटिंग इन पार्ट्स ऑफ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, और या फिर वेंटिलेटिंग ऑफ फेसेस, ठीक है। ठीक है। अब और आगे आ जाओ, एवरेज आउटपुट निकालते हैं प्रीसीडिंग लास्ट ईयर के टोटल आउटपुट की से। आउटपुट मतलब कौन सा वाला, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों, ठीक है। वो निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। तो एवरेज आउटपुट पर मंथ निकलता है हमारा, ठीक है। तो एवरेज आउटपुट का मतलब यही है, एवरेज आउटपुट पर मंथ, ठीक है। और ये किस आउटपुट का निकलता है, फ्रॉम लास्ट आउटपुट फ्रॉम ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड विद इन माइन बाउंड्री, ठीक है। अब आ जाओ अगला जो डेफिनेशन हमारे, बैंक्समैन और ऑनेस्ट सेटर। बैंक्समैन और ऑनेस्ट सेटर ये दोनों ही कंफ्यूजन करने वाला है। अब दोनों में ही एक इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज़ दिया गया कि ये सुपरिटेंड लो करेंगे लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ पर्सन्स, टूल एंड मटेरियल्स, ठीक है। मगर डिफरेंस किस पे है, बैंक्समैन पे है टू एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइंड। और जो ऑन सेटर है ये ऑन ऑन सॉफ्ट बॉटम है या फिर एनी इंसेट है, ठीक है। इन ऑन सेटर कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी भी इंसेट, मतलब एनी इंसेट, मतलब अंदर में कहीं भी हो सकता है, इनसेट में कहीं भी हो सकता है, इन के अंदर किसी भी जगह में हो सकता है ऑन सेटर, और शाफ्ट के बॉटम में हो सकता है, ठीक है। बैंक्समैन जो है वो एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट आएगा, ठीक है। और जो कमिटी है अंडर सेक्शन 12 ऑफ एक्ट, ठीक है, वो आएगी। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है,
पहली बात तो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो 20 साल के ऊपर का होगा और मैनेजर के लिखित द्वारा अपॉइंट किया जाएगा सुपरवाइज किसके लिए, सुपरवाइज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। अब सुपरवाइज और परफॉर्म किसी चीज़ को करेंगे या फिर कोई काम को करेंगे, तो कोई चीज़ हो सकती है, कोई प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी हो सकती है, कोई काम क्या हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर स्पेशल वर्क हो सकता है, ठीक है। और ये तो हुई पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है रिस्पॉन्सिबल होगा तो ड्यूटीज एंड असाइन टू हिम, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो ड्यूटीज असाइन टू हिम, मतलब वो तो सुपरवाइजर परफॉर्म तो करेगा ही, मगर अगर उससे कोई गलती भी होगी तो वो उस गलती का हर्जाना भी वही भरेगा। मतलब बोलने का मतलब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, ठीक है। मतलब जो काम उसको दिया गया है वो वही करेगा। और इस पे शॉर्ट फायर भी इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर शॉर्ट फायर भी इंक्लूड होता है। अब आ जाओ ऑफिशियल ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन में काफ़ी अंतर है, ठीक है। अपॉइंटेड ये भी ये जो है ऑफिशियल जो है वो अपॉइंटेड बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर हो सकता है, ठीक है। किसी कोई भी अपॉइंट कर सकता है ओनर, एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म सुपरविजन, ठीक है, टू परफॉर्म सुपरविजन, ठीक है। अभी इससे पहले जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको अपॉइंट से मैनेजर करता है। वहीं जो ऑफिशियल का जो अपॉइंटमेंट है वो करेगा ओनर, एजेंट, मैनेजर, काय के लिए, सुपरवाइजन के लिए, ठीक है, सुपरविजन के लिए। वहीं कॉम्पिटेंट पर्सन सुपरविजन के साथ साथ परफॉर्म करने के लिए सुपरविजन भी करेगा और साथ साथ परफॉर्म भी करेगा, ठीक है। मगर ऑफिशियल सिर्फ सुपरविजन के लिए होता है। और ये किस लिए सॉरी उसमें मैं टोटल मैं बताऊँ तो नौ दी है। अब 9 आप हर किसी को याद तो कर नहीं सकते, पर तो उसमें मेन याद कर लेते। जो असिस्टेंट मैनेजर से लेके, मतलब मैनेजर नहीं आता इस पर, ऑफिशियल में मैनेजर नहीं आता, इसका मतलब असिस्टेंट मैनेजर से लेके सरदार तक के, ठीक है, कि पूरा जो हायरार्की है माइनिंग का, ठीक है, माइनिंग डोमेन का अब पूरा आता है। अब माइनिंग वाला तो हो गया। अब जो माइनिंग को छोड़ के जो भी कोई ब्रांचेस है उनका भी अगर कोई ऑफिशियल कह सकते हैं ना जो सुपरविजन करेगा, तो जो इंजीनियर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला वो हो सकता है। और सुपरवाइज़र वो भी सॉरी सर्वेयर और इंजीनियर, ये दोनों भी ऑफिशियल कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी सुपरविजन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर, डिज़ाइनर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर, ये तीनों बहुत यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाले टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जो 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 प्रोवाइड करेगा सर्विसेज एंड ऑपरेशंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहली चीज़ बस ये लिखी गई है कि ये एक लाइन याद कर लो, कॉन्ट्रैक्टर मतलब सर्विसेज और ऑपरेशन करने वाला कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सर्विसेज एंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने वाला कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठीक है। और इसको याद करने के लिए कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, ये कौन कौन हो सकते हैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी मैंने, इंडिविजुअल, कंपनी, फ्रॉम, लोकल, ठीक है। तो ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, है कोई कंपनी हो सकती है फर्म हो सकती है, ठीक है, कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, फिर लोकल बॉडी हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम मतलब फर्म हो गया, ठीक है, फ्रॉम मतलब फर्म आ गया। तो इंडिविजुअल, कंपनी, फ्रॉम, लोकल, ठीक है। और इस पर क्या नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आ सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर इनमें से क्या नहीं हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर एक इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है वो इंस्टीट्यूट तो नहीं हो सकता है। और हाँ, एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके अंदर जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे वो भी सब कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशंस के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अब आते हैं डिज़ाइनर। डिज़ाइनर कौन होता है? जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है ऑपरेशंस के लिए और ऑपरेशंस और सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो वैसे डिज़ाइनर कौन है? जो डिज़ाइन करता है कोल माइनिंग सर्विसेज, मेथड ऑफ कोल माइनिंग,
मशीनरी प्लांट या फिर किसी इक्विपमेंट अप्लायंसेस को कर सकता है, या फिर कोई सर्विस सब्सटेंसेस हो सकता है, ठीक है। मतलब जो फिजिकल नहीं है अगर लिक्विड में किसी और फॉर्म में, लिक्विड एयर के फॉर्म पे है, किसी भी फॉर्म में जो सब्सटेंस के कहलाते हैं है, उन्हें भी कर सकता है, उसे भी हम डिज़ाइनर कह सकते हैं, ठीक है। अब ये अब इस पर देखते हैं कि डिज़ाइनर कौन कौन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई कोई डिज़ाइनर जो है वो कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है कंपनी हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। अब क्या क्या नहीं हो सकता है, कोई फर्म नहीं हो सकती, कोई या फिर नहीं हो सकती, या फिर कोई लोकल बॉडी नहीं हो सकती। मतलब इसका भी हम जैसे कि अगर बनाना चाहते बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंडिविजुअल मतलब डिज़ाइनर, मतलब दिमाग पे इंडिविजुअल ही आता है, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है जो डिज़ाइन करता है, हाँ, जो है कोई है कंपनी से, ठीक है। और पढ़ाई तो उसने किया ही होगा, ठीक है, तो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की होगी, ठीक है। इंडिविजुअल है जो है किसी कंपनी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से हो सकता है, ठीक है। बस इतना करने से भी हमको याद हो सकता है। मैन्युफैक्चर, जो कि मैन्युफैक्चर क्या मैन्युफैक्चर करता है, अब मुझे मशीनरी कर सकता है मैन्युफैक्चर, प्लांट इक्विपमेंट कर सकता है, इक्विपमेंट कर सकता है, अप्लायंसेस कर सकता है, सब्सटेंसेस फ्रॉम कोल माइन कर सकता है। मतलब ये सिमिलर टू डिज़ाइनर की चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस पे भी एक जो कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ दी गई है कि मैन्युफैक्चर के अंदर कौन आ सकता है। तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फिर इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूट दिया गया है, ठीक है। और हाँ, डिज़ाइनर जो है कोई फर्म और लोकल बॉडी नहीं हो सकता है। वहीं जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, तो ये सिमिलर तो है जो मैन्युफैक्चरर है वो सिमिलर तो है डिज़ाइनर को। दिमाग में ये बैठा लो, मैन्युफैक्चरर क्योंकि बना भी वो सब चीज़ रहा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन बनाएगा, ये भी सेम होगा, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेम है डिज़ाइनर के जैसे। और इस पर भी सेम कोई लोकल बॉडी और लोकल अथॉरिटी नहीं आता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैन्युफैक्चर कोई फर्म हो सकती कि नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चर ठीक है, हाँ, कोई फर्म जो है वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकती है, ठीक है। ये भी दिया गया है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ठीक है। जो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग है, ये पहली बात ये टर्मिनोलॉजी यूज ओनली फॉर ओपन कास्ट ऑपरेशन, ठीक है। और ब्लास्टिंग के लिए ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ यूज़ की जाएगी ओपन कास्ट ऑपरेशन के लिए, वो भी ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। और जहाँ डेप्थ ऑफ होल है वो 3 मीटर से ज़्यादा की है, ठीक है, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये एक डेप्यूटी कमिश्नर भी हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है जो है जिसको दी गई है जिम्मेदारी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फॉर अगर कोई माइन है, हाँ, वो सिचुएटेड है मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कैन बी असाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से चाहे तो वो कोई कर सकती है, ठीक है। अब जो एक्सप्लोसिव है, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन पे 2 चीज़ दी गई है, एक तो एक्सप्लोसिव और एक है रेलवे, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव जो है इसके लिए याद करना है 1884, ठीक है। और जो रेलवे है इसके लिए याद करना है 1989, ठीक है। तो रेलवे माना जाएगा रेलवे एक्ट के अंतर्गत 1989 वाला रेलवे, और एक्सप्लोसिव जो है वो 1889-84 वाला, ठीक है। इस पर दोनों में एक्सप्लोसिव में 4 है और रेलवे में 9 है, ठीक है, ये याद रखना है। 84 है रेलवे में, सॉरी सॉरी 84 है एक्सप्लोसिव में, 89 है रेलवे में। 84 है एक्सप्लोसिव में,
89 9 है रेलवे में, और ये 19 का है, और ये एक्सप्लोसिव जो है 18 का है, मतलब 18 बहुत एक्सप्लोसिव बहुत पुराना है, रेलवे बाद में आया है। ठीक है, इन बाय अब आ जाते हैं इन बाय एंड ऑफ गैलरी। ठीक है, और रोडवे ऑफ ड्रिफ्ट, रोडवे या फिर कोई ड्रिफ्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, फेस की डेफिनेशन है। ठीक है, फेस की जो डेफिनेशन है, फेस दो जगह जो है उनको हम है कह सकते हैं कि ये फेस है हमारे। ठीक है, इन बाय एंड ऑफ गैलरी। ठीक है, इन बाय एंड ऑफ गैलरी रोड और डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई अंदरूनी हिस्सा गैलरी हो, रोड है, फिर रोडवे या फिर ड्रिफ्ट का, या फिर कोई मूविंग फ्रंट है किसी भी वर्किंग प्लेस का। ठीक है, वर्किंग प्लेस पे कोई मूविंग फ्रंट है उसको हम बोल सकते हैं, या फिर कोई इन बाय अंदरूनी हिस्सा है गैलरी रोडवे ड्रिफ्ट का। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फेस। ठीक है, अब जो फायरी सीम है इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो फायरी सीम पहली बार तो क्या क्या कौन हो सकती है, तो असीम इन विच फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग, मतलब फायर भी हो सकती है, और फायर बोल जाए तो फायर जरूरी नहीं कि फायर ही होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी हो सकती है। फायर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट इन प्रीसिंक्ट्स ऑफ माइन वेयर ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड। ठीक है, वेदर अंडर, मतलब जो फायरी सीम है ओपन कास्ट में भी हो सकती है, अंडरग्राउंड में भी हो सकती है, और ये फायर का मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब जो दिए दो कन्फ्यूजन टर्म यहाँ पर दी गई है, फाइनेंशियल और ईयर और कैलेंडर ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कहेंगे, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और जो कैलेंडर ईयर है वो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, 31 दिसंबर के बीच में, फर्स्ट ऑफ जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर। ठीक है, मंथ इन जो जो अगर हम मंथ कहेंगे तो मंथ मंथ बहुत आता है। ठीक है, तो मंथ अगर CMR पर कहीं पे भी लिखा गया तो उसका मतलब किसी कैलेंडर ईयर के मंथ से नहीं, सॉरी किसी नॉर्मल ये फाइनेंशियल ईयर के से मतलब नहीं, कैलेंडर ईयर के मतलब जो नॉर्मल हमारा यूज़ होता है उससे मतलब है मंथ का। ठीक है, फ्रेम प्रूफ एनक्लोजर और इंट्रेंसिकली सेफ। ठीक, इसका तो मैंने लिखा नहीं है, पर ये CEAR के अंतर्गत इनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब जो और गैस की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। अगर CMR में कहीं पर भी गैस दिया गया तो गैस क्या क्या कहलाएगी, तो जो फ्यूम्स है या फिर वेपर है, हाँ, जहाँ पे भी कहा जाएगा, फिर जो गैस का मतलब यही होता है कि कोई फ्यूम्स या फिर वेपर है। ठीक है, ठीक है, अब आज आगे आते हैं। फर्स्ट डिग्री सीम, सेकंड डिग्री गैसी सीम और थर्ड डिग्री गैसी सीम। ठीक है, पानी पी रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो दो क्राइटेरिया है, एक परसेंटेज ऑफ का और एक क्वांटिटी का। ठीक है, परसेंटेज का और क्वांटिटी का। डिग्री ऑफ केसेस को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया है, परसेंटेज का और क्वांटिटी का। परसेंटेज का क्राइटेरिया सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डिग्री में दिया गया है। ठीक है, थर्ड डिग्री में मैं सिर्फ क्वांटिटी का क्राइटेरिया दिया गया है। मैं कह सकता हूँ कि क्वांटिटी का जो क्राइटेरिया है वो तीनों में पे दिया गया है। तो मैं बोलता हूँ हमको पहले क्वांटिटी का क्राइटेरिया पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। ठीक है, तो क्वांटिटी दी गई है पर टन। ठीक है,
ठीक है, क्वांटिटी दी गई है को पर टन में। तो फर्स्ट डिग्री गैसीय ये हम किसे कहेंगे, जिसमें 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर से कम, ठीक है, से कम गैस निकले पर टन प्रोडक्शन में, ठीक है। या फिर सेकेंड डिग्री के गैसेस हम किसको कहेंगे, 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा, ठीक है, मगर 10 से कम, ठीक है, ठीक है। और वहीं हम अगर हम थर्ड डिग्री की बात करें तो 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा पर टन में, ठीक है, पर टन में ये याद रखना, पर टन में है, तो जितनी भी गैस निकल रही है तो ये थर्ड डिग्री में आएगा, ठीक है। और परसेंटेज का क्राइटेरिया थर्ड डिग्री में नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट डिग्री में परसेंटेज का क्राइटेरिया दिखते हैं और सेकंड डिग्री में परसेंटेज का क्राइटेरिया दिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ परसेंटेज की बात आएगी, ठीक है, तीन चीज़ याद ही नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, ठीक है। जहाँ परसेंटेज की बात आएगी डिग्री ऑफ गैसेस डिफाइन करने में, तो आपको मुँह पे बस एक ही चीज़ आना चाहिए, 0.1, ठीक है। 0.1 से कम है आ रही है तो फर्स्ट डिग्री डिग्री, और जहाँ 0.1 से ऊपर आ रही है वो आएगी सेकेंड और थर्ड डिग्री के ऊपर, ठीक है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड डिग्री की चाहिए कहानी, ठीक है। जहाँ परसेंटेज की बात आई तो 0.1 ही दिया गया है बस, ठीक है। इन्होंने बस, अब आगे बढ़ते हैं। माइन, ठीक है, माइन माइन की डेफिनेशन है, ये सिर्फ बताई गई है चैप्टर 4 के लिए, इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल के रेफरेंस पे दी गई है, ठीक है। इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल का जो चैप्टर है उसके लिए दी गई है। तो माइन क्या कहलाती है, ऑल एक्सकेवेशन मेड विद इन द बाउंड्री, कोई भी एक्सकेवेशन है, कोई भी काम हो रहा है खुदाई का बाउंड्री के अंदर, तो वो माइन के अंदर ही आएगा, उसको माइन ही कहेंगे, ठीक है। कि हमने कोई नाली खोद रहे थे है कहीं पे और बोलेंगे कि हमने माइन के अंदर है, तो और हम बोलेंगे कि नहीं ये माइनिंग का काम नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि माइनिंग का ही है, ठीक है। और प्रेमाइसेस सारे जो अलग अलग जो प्रेमाइसेस बना रखे हैं, क्रैच वेच जो भी बना रखे हैं, कैंटीन फेंटीन, सब कुछ माइन के अंदर ही आता है। अगर वो बाउंड्री के अंदर है, प्लांट है, कोई मशीनरी है, माइन के अंदर ही आएगा। और कोई भी वर्क है, ठीक है, वर्क्स जो भी वर्क्स हो रहे हैं सब माइन के माइन ही कहलाएगा, ठीक है। मटेरियल है, अगर कहीं 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 पे लिखा है मटेरियल, तो मटेरियल स्टोन भी हो सकता है, डेब्रिस भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, ठीक है। मिसफायर क्या हो सकता है, मिसफायर मतलब फेलियर टू एक्सप्लोड एंटायर चार्ज, ठीक है। मिसफायर क्या मतलब है फेलियर टू एक्सप्लोड एंटायर चार्ज, पूरा की पूरा जो चार्ज है वो अगर एक्सप्लोड नहीं हुआ तो उसे हम कहेंगे मिसफायर। और जो सॉकेट है, फिर अगर पूरा ही अगर मतलब एंटायर मतलब पूरा ही अगर हमारा जो है वो नहीं हो पाया तो उसका मिसफायर क्या कह रहे हैं और सॉकेट किसको कहेंगे, जो मतलब मतलब एंटायर ना होके कुछ बच गया हो, ठीक है, एंटायर ना होके कुछ बच गया हो, ठीक है, तो उसका को हम कहेंगे सॉकेट, ठीक है। तो इस पे एंटायर होगा और सॉकेट में होगा पार्ट या फिर रिमेन, ठीक है। इस पे एंटायर मिसफायर में और सॉकेट में रिमेन, जिस पे रिमेन बच जाता है, ठीक है। अब उस पर दी गई है ओवरमैन और शॉर्ट फायर की डेफिनेशन। शॉर्ट फायर में इसमें डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, यह बस इतना दिया गया है, अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 190, ठीक है। शॉर्ट फायर अगर इसलिए पूछ सकता है कि शॉर्ट फायर किस रेगुलेशन के अंदर अपॉइंट किया जाता है, तो 190, ठीक है, 190 बहुत इंपॉर्टेंट है, 190 19, ठीक है, शॉर्ट फायर का 190। तो ओवरमैन कि ये ओवरमैन में अब आपको लगेगा कि ओवरमैन जो है ऑफिशियल है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा अप्लाई किया हमारा, मगर ऐसा नहीं है। ओवरमैन बता दिया गया है इसके डेफिनेशंस में कि मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला तो चलिए कॉमन पता ही आपको, ठीक है। और ये जो इसका जो अपॉइंटमेंट है ये
मैनेजर करता है अंडर एनी डिजिग्नेशन, ठीक है। ओवरमैन जो है है इसका अपॉइंटमेंट करता है मैनेजर अंडर एनी डेजिग्नेशन, ठीक है। अंडर एनी डेजिग्नेशन ओवरमैन का अपॉइंटमेंट होता है। और परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ सुपरविजन या फिर कंट्रोल, परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ सुपरविजन या फिर कंट्रोल की जाती है। ओवरमैन की मेन ड्यूटीज़ क्या होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की जो ड्यूटीज़ है वो तो हम देख ही लेंगे 190 में, और इसकी जो होती है सुपरविजन और कंट्रोल की होती है, ठीक है। सुपरविजन के साथ साथ कंट्रोल की भी होती है। परफॉर्म करने का काम कॉम्पिटेंट पर्सन का होता है। कंट्रोल का काम ओवरऑन का होता है, ठीक है। और सुपीरियर तो सरदार है, ठीक है। परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ की डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही बताया गया है। परमिटेड एक्सप्लोसिव वो है जो कि सर्च फर्म के द्वारा बनाएंगे जाएंगे, और कोई सर्च टाइप के द्वारा होंगे, और स्पेसिफाइड होंगे सी के जो कि स्पेसिफाई है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। ऐसे फॉर्म है ऐसे टाइप जो कि सीए के द्वारा स्पेसिफाई है, ठीक है। पाइपलाइन की एक बहुत होलिस्टिक दी गई है यहाँ पर डेफिनेशन, मतलब जिसमें सब ऐसे कि मतलब उसमें सब कुछ आ जाए। एक कोशिश ये की गई है कि पंपिंग से सप्लाई ऑफ वाटर हो रहा है तो है वो पाइपलाइन के अंदर आ जाएगी। वो पाइपलाइन सेंट सून तो इनकी पाइपलाइन के अंदर आ जाएगी। फिलिंग ऑफ मटेरियल्स की आ जाएगी, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ CCM AEM, ठीक है, उसके लिए जो पाइपलाइन है उसको पाइपलाइन के अंदर कर लेंगे, ठीक है। वो ये बहुत बड़ी रिफ्रेशन है, कोई सर पाइपलाइन में आ जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल जो होता है उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर भी होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिशियल और ऑफिशियल में डिफरेंस ये है कि प्रिंसिपल ऑफिशियल वो है जो कि सब सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है ऑफ माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन, ठीक है। इन ऑन ड्यूटी इन द माइन, ठीक है। रेलवे तो मैं बता ही चुका हूँ। क्वार्टर, ठीक है। पब्लिक रोड वो होती है जो कि जुडिस्ट्रिक्शन में है गवर्नमेंट के या फिर किसी लोकल बॉडी के, गवर्नमेंट के या फिर लोकल कोई मतलब कोई लोकल बॉडी की लोकल रोड है उसको वो भी पब्लिक रोड ही कराएगी, ठीक है। कोई पंचायत की रोड है उसको भी हम पब्लिक रोड ही कहेंगे, ठीक है। क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। देखो 31 मार्च, 31 दिसंबर ये तो याद रखता रहता है कि ये दोनों को क्वार्टर खत्म होता है, मगर 30 जून और 30 सितंबर याद नहीं रहता है। तो ये 30 जून और 30 सितंबर याद करना है, ठीक है। अब क्वार्टर का मतलब 3 3 महीने का पीरियड होता है। तीसरा महीना खत्म जहाँ हो रहा है, छठवां महीना जहाँ खत्म हो रहा है, नौवां महीना जहाँ खत्म हो रहा है, और 12वां महीना जहाँ खत्म हो रहा है। इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छी याद करने की मेथड ये है। और नहीं तो कोई क्वेश्चन भी बनेगा तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि 30 जून को क्वार्टर खत्म होता कि नहीं, या फिर 31 जून को खत्म होता कि नहीं, या फिर जुलाई को खत्म होता कि नहीं। तो ये याद रखना है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर इनको क्वार्टर खत्म होते हैं, ठीक है। रिवर की भी एक डेफिनेशन है कि रिवर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक है। तो कोई स्ट्रीम है, करंट है और वाटर है, उसको हम रिवर करेंगे। हाँ, कोई सीजनल मतलब भले ही रिवर मतलब सीजनल है, मतलब वो खाली पड़ी हुई है, सूखी है, मगर वो सीजनल है, तो वो भी वो रिवर के अंदर ही आएगी, ठीक है। कोई कोई बैंक है, बैंक मतलब क्या बोलते हैं, नदी का किनारा है, और है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ है। बैंक मतलब किनारे बनारे है, और जो HFL के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जो HFL के अंदर जो आ रहे हैं जो एरिया HFL के अंदर आता है उसको सबको हम रिवर ही कहेंगे। आ जाते हैं रिस्क, ठीक है। और रिस्क क्या क्या है, अनवांटेड इवेंट है और और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, का मल्टीप्लाई है, ठीक है। अनवांटेड ईयर सॉरी अनवांटेड इवेंट और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का जो मल्टीप्लाई होगा, इसको पूरी बात नहीं लिखी इस पर। रिस्क क्या होगा, ठीक है। रिस्क है लाइकलीहुड, ठीक है, लाइकलीहुड ऑफ अनवांटेड इवेंट
इनटू पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, इस पर ऐसे ही याद करना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा इसका मतलब फॉर्मूला यह है, लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट और इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, CL, ठीक है, CL, रिस्क इज इक्वल टू CL, रिस्क इज इक्वल टू CL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CL। और यहाँ पर एक मैंने और भी पहले बना था, यूपी में रिस्क है, और ये इतना अच्छा नहीं है, यूपी संभव अनवांटेड और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, अनवांटेड और ये पोटेंशियल, ये सब इतना याद नहीं रहता है, ठीक है, तो इसको कोशिश करना, इतना याद रखना, ये CL ज़्यादा अच्छा, रिस्क इज इक्वल टू CL, मतलब CL लगाने में रिस्क है, CL की छुट्टी लगाने में रिस्क है, ठीक है, इतना याद रखिए, ठीक है। टब क्या है, टब की डेफिनेशन में क्या 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 आएगा, ठीक है, तो मूविंग ऑन रेल्स फॉर कन्वेइंग मटेरियल, कुछ भी जो भी है मतलब रेल्स के ऊपर कुछ भी चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़, उसको हम टब कह सकते हैं, ठीक है, और उस पे वैगन, कोई कार भी सकती है, कोई ट्रक भी सकता है, हाँ, ठीक है। वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, अगर हम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, ठीक है, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, तो उसका एक मेन इंटेक से और मेन रिटर्न से कनेक्शन होगा, और वो मेन इंटेक से जो कनेक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा इंटेक, और उसका इंडिपेंडेंट रिटर्न होगा, ठीक है। वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट का मतलब ही होता है कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका इंडिपेंडेंट इंटेक है और इंडिपेंडेंट रिटर्न है, और मेन इंटेक से और मेन रिटर्न से, ठीक है। और वही वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में कोई नेचुरल वेंटिलेशन भी हो सकता है, और अगर कोई माइन है या फिर उसका कोई पार्ट है, ठीक है, जो नेचुरल वेंटिलेशन से वहाँ पर वेंटिलेशन हो जा रहा है, तो उसे भी हम वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, ठीक है।